So hi everyone, this is Mayank Kothari and today in this video we are going to discuss about the next concept of financial distress and insolvency in our first chapter of scope and objectives of financial management. Till now we have seen on and around 8 and 9 concepts and this is going to be the 10th one. After that there are only 2 which are left to complete the chapter. Let's see first कि अब तक हमने क्या क्या देख लिया है. देखो मैं यहाँ पे आपको ओवरव्यू अगर दे दूं तो सबसे पहले हमने देखा था इंट्रोडक्शन वाला पार्ट. ठीक है, इंट्रोडक्शन में ये एक पार्ट था कि पैसा लेके आना, अलोकेट करना और डिविडेंड बांटना. उसके बाद हमने देखा था मीनिंग एंड एस्पेक्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें हमने 2 तरह की डेफिनेशन देखी थी. उसके बाद में 2 एस्पेक्ट्स देखे थे, एक पैसा प्रोक्योर करना, दूसरा उसको यूटिलाइज करना. प्रोक्योर करने के लिए इक्विटी, डिवेंचर, इंटरनेशनल फंडिंग एंड फंडिंग फ्रॉम बैंक्स. बैंक से भी 2 तरह के थे, जिसमें फंड बेस्ड था एक और एक था नॉन फंड बेस्ड. ठीक है, उसके बाद में आपका था इवोल्यूशन. थर्ड टॉपिक इवोल्यूशन. इवोल्यूशन में आपका सबसे बेसिक फेज था ट्रेडिशनल, ट्रांजिशनल एंड देन मॉडर्न फेज. ये तीनों हमने डिस्कस किए थे. देन फंक्शंस ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. व्हाट आर द 3 फंक्शंस ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट? एक तो फाइनेंसिंग डिसीजंस लेना कि पैसा कहां से आएगा. ठीक है, ये है आपके इन्वेस्टर्स, इक्विटी, डेट और बैंक मान लो. फिर ये पैसा जो आया उसको इन्वेस्ट करना है, तो प्रॉपरली इन्वेस्ट करना जरूरी है हर चीज में बराबर से. ना ओवर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए ना अंडर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए. और उसके बाद में इन सब को यूज करके जो आप साल भर में पैसा कमाओगे तो उससे डिविडेंड डिसीजंस लेना. सो थर्ड फंक्शन इज द डिविडेंड डिसीजन. आपको बहुत सारी चीजें ऐसे सेम लगेगी हर कॉन्सेप्ट में. उसके बाद में हमने देखा था इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. 7 चीजें देखी थी. पहले 3 चीजें आपकी थी बैलेंस शीट से रिलेटेड, ये रहा. ठीक है, कि ओवर इन्वेस्टमेंट ना हो फिक्स्ड एसेट्स में, इनफ्लो आउटफ्लो आपका मैच होना चाहिए, बैलेंस एंड वर्किंग कैपिटल भी आपको सफिशिएंट लेवल होना चाहिए. इसके बाद में हमने देखा चारों चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड की. सबसे पहले ऊपर में रेवेन्यू जो है आपका टारगेट सेट करके अपनी ग्रोथ डिलीवर करना. उसके बाद उसकी प्राइसेस सेट करना, करेक्ट प्राइसिंग सेट करना. ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाओ थोड़ा सा तो जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को मैनेज करना. रेवेन्यू बढ़ाना जरूरी है तो एक्सपेंसेस कम करना भी जरूरी है आपका. ठीक है, और उसके बाद में टैक्स प्लानिंग करना, द लास्ट आइटम. सो ये था इंपॉर्टेंस ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. उसके बाद में हमने देखा था स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. स्कोप क्या था? स्कोप वही है, पैसा लेके आना, प्रोक्योर करना, देन इन्वेस्ट करना एंड डिविडेंड डिसीजन. व्हाट आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट? द फर्स्ट वन इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड द सेकंड वन इज द वेल्थ एंड वैल्यू मैक्सिमाइजेशन. और सबसे बढ़िया कौन सा है? वेल्थ एंड वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन छोटा है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बहुत सारी चीजें कंसिडर करता है. उसी का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने देखा था कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स. सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वाला जो आपका ऑब्जेक्टिव था उसमें हमने कॉन्फ्लिक्ट भी देखा. तो ये 4-5 पॉइंट्स हमने कुछ देखे थे उसमें. ठीक है, उसके बाद में रोल ऑफ फाइनेंस एग्जीक्यूटिव हमने देखा था. ठीक है, ये व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनेंस एग्जीक्यूटिव. 4-5 चीजें जो हमने देखी थी वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं. एक तो फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग. पहले तो पता करना कि कितने पैसों की जरूरत है. ठीक है, हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड. ठीक है, फिर वो आएगा कहां से, सोर्सेस. फिर इन्वेस्ट कितना करना है. देखो मैंने पहले ये पॉइंट बताया था. उसके बाद में फाइनेंसिंग एंड कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन की, ये पैसा लेके कहां से आना है. और उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, कहां इन्वेस्टमेंट करना है. और इसके बाद में आपका वर्किंग कैपिटल मैनेज करना, जैसे फाइनेंशियल रिसोर्सेस मैनेज करना. एंड द लास्ट वन इज प्रोटेक्टिंग द असेट्स, यानी कि रिस्क को मैनेज करना कि अगर आग लग गई तो फिर क्या. आपने सारा काम तो कर लिया लेकिन अब आप देख नहीं रहे हो कि आगे कुछ हो गया तो क्या कर लोगे. तो इंश्योरेंस वगैरह लेना, ये भी काम आपने देखना है. प्रोटेक्टिंग द असेट्स, जैसे गार्ड्स वगैरह बिठा के रखते हैं अपन, इंश्योरेंस वगैरह करवाते हैं, बड़े चीजें, सेफ्टी मेजर्स वगैरह रखवाते हैं. तो दीज आर द थिंग्स. एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड इंसॉल्वेंसी. व्हाट इज दिस फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड इंसॉल्वेंसी? मैं सिंपल सी बात आपके सामने रखता हूं, ध्यान देंगे आप. जब भी मैं कंपनी चलाता हूं, ठीक है, जब भी मैं कंपनी चलाता हूं तो मेरे को ना बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो मैनेज करने पड़ते हैं. जैसे कि मुझे सेल्स मैनेज करना होता है. ठीक है, मेरे को ये भी मैनेज करना होता है कि सेलिंग प्राइस क्या रखूं. ठीक है, सेल्स ग्रोथ हो. उसके बाद में जो रॉ मटेरियल आ रहा है वो कम से कम प्राइस पे मैं लेके आऊं. ठीक है, प्रॉफिट बढ़ाऊं, एक्सपेंसेस कम करूं. ये जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस वाले आइटम है, सेलिंग प्राइस, वॉल्यूम, रॉ मटेरियल, लेबर, ठीक है, एक्सपेंसेस, तो मैं ऑप्टिमाइज करना चाहता हूं ताकि मेरा प्रॉफिट बढ़े तो कैश इनफ्लो बढ़ेगा. और आपको सिर्फ यही फैक्टर्स मैनेज करना जरूरी नहीं है. तो एक पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट, कंपनी में
जो हम डेट लेके आते हैं, उधार लेते हैं बाहर वालों से, डेट ऑब्लिगेशंस या बैंक लोन बोलो, ये भी मैनेज करना उतना ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपने बहुत ज्यादा डेट लेके रख लिया अपने पास में, तो हर आपको ये पता होना चाहिए कि जितना ज्यादा डेट होगा उतना ज्यादा हर साल उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, 1 2 3 साल है, ठीक है। आपका सेल्स है 100 120 और मान लो 80। उसके बाद में कॉस्ट आपको लग गई 80 एंड दिस इज 90 एंड दिस इज 70। तो आपका प्रॉफिट हो गया 20, 30 एंड 10, राइट। सो ये हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब मान लो ये तो P&L वाला पार्ट हो गया। अब मैं बैलेंस शीट वाला पार्ट बताता हूँ। यहाँ होते हैं इक्विटी, यहाँ होते हैं डेट, ठीक है। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल कि आपके पास में डेट है 500 करोड़ के 10% से, ठीक है, सब कुछ करोड़ में। सो 500 करोड़ मतलब 250 करोड़ के 10% से आपके पास में डेट है मान लो। तो हर साल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा कितना? 25 करोड़ का। अब इसमें से आप इंटरेस्ट पे करो, अब देखो आपको नुकसान आ रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स -5 और ये 5 और ये -15। यानी ओवरऑल सिचुएशन आपको अच्छी लग रही है क्या? ये ऐसा रहना अच्छी बात है? नहीं, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। सो आपको यही चीज भी मैनेज करनी पड़ेगी कि भैया आपके पास, आप तो डेट तो लेके आ जा रहे हो, लेकिन हर साल उतना कमाना चाहिए आपने, आपके पास कैश इनफ्लो होना चाहिए कि आप इंटरेस्ट बांट सको। क्योंकि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो डेट होल्डर्स होते हैं, शॉर्ट टर्म वाले कौन होते हैं? ये जो मैंने बताया ये लॉन्ग टर्म वाले, जो 20 साल तक मैंने लोन लेके रखा है। लेकिन शॉर्ट टर्म वाले कौन होते हैं? क्रेडिटर्स, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वेजेस, ये एक महीने तक आपको एक तरह से क्रेडिट ही मिला, यही होता है। तो ये शॉर्ट टर्म वाले, इन सबको अपना अपना पैसा चाहिए होता है, राइट। अगर इनको सबको अपना अपना पैसा चाहिए होता है तो ये लोग एक टाइम तक सहन कर सकते हैं। अगर आपने बोला कि रिक्वेस्ट की, यार मेरी कंपनी की हालत अच्छी नहीं चल रही है, तो इस साल का आप रेंट भूल जाओ, इस साल का आप ना इंटरेस्ट भूल जाओ। चलो ठीक है, एक बार आपके साथ रिलेशन अच्छे, उन्होंने मैनेज कर लिया, फिर अगले साल भी तो ये ठीक है, ये ठीक है, फिर अगले साल और सिचुएशन बदतर होगी। इस तरह से क्या होगा, वो लोग आप पे प्रेशर डालना शुरू कर देंगे कि नहीं भाई अब तो मेरे को मेरा पैसा चाहिए, नहीं भाई अब तो मेरे को मेरा पैसा चाहिए। इससे स्ट्रेस वाली सिचुएशन क्रिएट होगी। स्ट्रेस नहीं बोलते ओहो हो तकलीफ, दिमाग पे जो आप स्ट्रेस ले लेते हो, एग्जाम का जब स्ट्रेस आता है, वैसा ही कंपनीज पे भी स्ट्रेस आता है कि यार मैं कमा कुछ नहीं रहा हूँ, कैश इनफ्लो कुछ आ ही नहीं रहा, पैसा आ ही नहीं रहा है और मुझे देना बहुत लोगों को है, तो ये कैसे मैनेज करूं मैं? अब क्या होगा जब आपकी ये स्ट्रेस वाली 3 पॉइंट मैंने बता दिए। पहला पॉइंट तो आपका हो गया कि भैया आपको ये सब मैनेज करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में सेल्स ग्रो हो, कॉस्टिंग कम हो एंड ऑल दैट। सेकंड, डेट भी मैनेज करना पड़ेगा। थर्ड, कैसे स्ट्रेस वाली सिचुएशन आती है, मैंने बोला कैश इनफ्लो आउटफ्लो अगर नहीं हुआ तो। फोर्थ चीज मैं बताता हूं, अगर ये स्ट्रेस वाली सिचुएशन अगर कंटिन्यू हुई ना, तो आपको अपने कंपनी में इनको पे करने के लिए, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे पहुंचा, ठीक है। अब मैंने 10 कमाए थे, 25 देने थे, तो 25 में से 10 तो मैंने दे दी, लेकिन अभी भी 15 की कमी है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को इतना प्रेशर है कि अब मेरे को मेरे कंपनी के एसेट्स बेचने पड़ रहे हैं, फिक्स्ड एसेट्स बेचने पड़ रहे हैं। कोई प्लांट बंद कर दिया, किसी और को बेच दिया, उससे जो कैश आया उससे मैंने इंटरेस्ट चुकाया। तो धीरे धीरे आपको एसेट्स बिकना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, 5वां पॉइंट बताता हूँ। कई बार ऐसा होगा कि कब तक एसेट्स बेचोगे आप, कब तक एसेट्स बेचोगे? रेवेन्यू में ग्रोथ रुक गई है, जो रेवेन्यू है अगर ये इनसफिशियंट रहे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि अब एसेट्स भी नहीं बेच सकते और कैश भी नहीं है यहाँ पे रेवेन्यू से, तो अब आपकी कंपनी इंसॉल्वेंट बन जाएगी। मतलब दिवालिया निकल जाना, जो हम बोलते हैं ना, दिवाला निकल गया इस कंपनी का। तो क्योंकि अब भाई इसके पास में कुछ बचा नहीं है किसी को भी देने के लिए। लास्ट पॉइंट यानी सम अप करता हूं सबको, इंसॉल्वेंट होना, इंसॉल्वेंसी का मतलब यही चीज हुई कि जब ये स्ट्रेस वाली सिचुएशन काफी दिनों तक चलती रहती है। एक तो पहले कंपनी कमा नहीं रही थी, धीरे धीरे जितना, चलो 1 आध साल निकाल लिया, उसके बाद में बाकी लोगों ने जिनको पैसा लेना था कंपनी से, उन्होंने स्ट्रेस डालना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर भी मैं रिकवर नहीं कर पाया और ये स्ट्रेस वाली सिचुएशन कंटिन्यू होती गई और फाइनली लोगों ने कोर्ट में केस कर दिया और मेरी कंपनी
को इंसॉल्वेंट करार दे दिया गया, इंसॉल्वेंट बन गई मेरी कंपनी, बैंक अब मेरी कंपनी बिक जाएगी मार्केट में, सारे एसेट्स बेच देंगे, ये वो सब, जितना भी पैसा आता है उतना लोगों को देंगे और मैं खाली हाथ निकलूंगा यहां से, जो ओनर है कंपनी का, इक्विटी शेयर होल्डर। दिस इज व्हाट द फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड इंसॉल्वेंसी। पहले स्ट्रेस वाली सिचुएशन आएगी, उसको डिस्ट्रेस बोलते, और ये स्ट्रेस मतलब एग्जाम का स्ट्रेस नहीं है, ये पैसों वाला स्ट्रेस है, बिजनेस वाला स्ट्रेस है, इसलिए उसको बोलते हैं फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। और अगर ये कंटिन्यू हुआ तो फिर होता है इंसॉल्वेंसी। आया पॉइंट आपको समझ में? सो दिस इज व्हाट वी हैड टू डिस्कस इन दिस वीडियो। अब आपको एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, तो सर हम अगर एग्जाम में आए तो इस पे एक्सप्लेन या राइट शॉर्ट नोट, तो फिर मैं लिखूं क्या एग्जैक्टली ये बता दो। आपने जो समझाया समझ में आ गया, लेकिन पॉइंट्स नहीं याद। सो पॉइंट्स याद करने के लिए मैं आपको सिंपल सी बात समझा देता हूँ। मेन है आपको ये 6 चीजें लिखनी पड़ेगी, ठीक है? इतना सारा, सर थोड़ा सा ध्यान दो, मैं आपको वापस यही पॉइंट बताता हूँ। जो मैंने आपको समझाया इसी को अपन ने इसी लैंग्वेज में लिखा है यहाँ पे, ध्यान देना। अब हम थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं। देर आर वेरियस फैक्टर लाइक प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस, डिमांड, प्राइस ऑफ द इनपुट जैसे कि रॉ मटेरियल या लेबर, विच इज टू बी मैनेज्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। इतनी सारी चीजें आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे मैनेज करनी पड़ेगी। प्रोपोर्शन ऑफ डेट जो होता है कंपनी में, दिस ऑल्सो नीड टू बी मैनेज्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। और यही नहीं, डेट भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। हायर डेट रिक्वायर्स हायर इंटरेस्ट। सीधी सी बात है, जितना ज्यादा लोन आप लेते जाओगे उतना ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और अगर कैश इनफ्लो इज नॉट सफिशिएंट, आपके पास इतना कैश नहीं आ रहा है, तो बहुत सारा प्रेशर आएगा आपके ऊपर में। और दोनों शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स जो है वो आप पे स्ट्रेस डालना शुरू कर देंगे। फोकस ऑन दिस वर्ड स्ट्रेस, ठीक है? और अगर ये सिर्फ चलता रहा, इफ ऑल द अबव फैक्टर्स आर नॉट वेल मैनेज्ड बाय द फर्म, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, नॉट वेल मैनेज्ड बाय द फर्म, इट कैन क्रिएट सिचुएशन नोन एज डिस्ट्रेस। ये डिस्ट्रेस वाली सिचुएशन क्रिएट होगी। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस इज अ पोजिशन वेयर कैश इनफ्लोज ऑफ द फर्म आर इनएडिक्वेट टू मीट द करंट ऑब्लिगेशन। जो पैसा देना है वो ज्यादा है और आ नहीं रहा है कंपनी में। नाउ इफ द डिस्ट्रेस कंटिन्यूज, मैंने बोला था कि अगर ये सिचुएशन कंटिन्यू हुई लॉन्ग पीरियड के लिए, देन द फर्म मे हैव टू सेल इट्स असेट्स, सेल करने पड़ेंगे, इवन मेनी टाइम्स एट अ लोअर प्राइस। फर्दर जब रेवेन्यू इनएडिक्वेट रहे, क्योंकि यार असेट कब तक बेचोगे आप, एक लिमिट तक बेचोगे ना। फर्दर व्हेन रेवेन्यू इज इनएडिक्वेट टू रिवाइव द सिचुएशन, मतलब आप इतना कमा ही नहीं पाए कि आप वापस उस सिचुएशन से उबर पाए, ठीक है? फर्म विल नॉट बी एबल टू मीट इट्स ऑब्लिगेशन एंड बिकम इंसॉल्वेंट। लास्ट पॉइंट, सो इंसॉल्वेंसी क्या है? सर इंसॉल्वेंसी मीन्स इनएबिलिटी, आप असक्षम है, ऑफ अ फर्म, आपकी फर्म असक्षम है कि वो वापस पे कर पाए, रीपे कर पाए क्या, डेट्स, एंड इज अ रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। क्योंकि कंटिन्यूअस फाइनेंशियल डिस्ट्रेस वाला पीरियड चलता आ रहा था और आप अब असक्षम बन गए हो इन लोगों का पैसा देने के लिए। पहले आपको मौका दिया जा रहा था, लेकिन अब आपका पे कंफर्म हो गया कि आप अब पे नहीं कर पाओगे, और ऐसे टाइम पे आपकी कंपनी इंसॉल्वेंट बन जाती है। सो दीज आर द 6 पॉइंट्स दैट यू हैव टू राइट डाउन। फाइनली अगर आपको एग्जाम के लिए नोट करना है तो आप ये चीजें नोट करके रखो, 6 पॉइंट बस। अब क्या सर शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी है? आपने कॉन्सेप्ट समझाया, आपने टेक्स्ट में क्या लिखना है ये भी बताया, अब शॉर्ट नोट्स बनाना है इसका, तो कैसे बनाएं? पहली चीज, आपको कुछ फैक्टर्स मैनेज करने पड़ेंगे, ये चीजें ध्यान रखना। जैसे कि आपको प्राइस मैनेज करनी पड़ेगी, आपको सेल्स मैनेज करने पड़ेंगे, लेबर मैनेज करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल मैनेज करना पड़ेगा, राइट? ठीक है। फिर अगर शॉर्ट कैश इनफ्लो आउटफ्लो आपके मैच नहीं हुए, ठीक है, तो स्ट्रेस वाली सिचुएशन आएगी। किससे? शॉर्ट और लॉन्ग टर्म क्रेडिटर से, ये भी हमने देखा। इसके बाद डिस्ट्रेस वाली सिचुएशन बन जाएगी अगर आपके पास में कैश फ्लोज इनसफिशिएंट रहे तो। और अब आपको सेल, और ये अगर डिस्ट्रेस वाली सिचुएशन चलती रही तो आपको असेट्स बेचने पड़ेंगे। और अगर असेट्स बेचने पड़े, ठीक है, कब तक असेट्स बेचोगे? और आपका रेवेन्यू अगर इनएडिक्वेट है, ठीक है, रेवेन्यू अगर इनएडिक्वेट है कि आप सिचुएशन से रिवाइव कर पाओ, उबर पाओ, तो आपकी कंपनी इंसॉल्वेंट कहलाई जाएगी। और फाइनली हमने डेफिनेशन देखी इंसॉल्वेंसी की लास्ट वाले पॉइंट में। तो ये 6 पॉइंट है, आप अगर नोट कर लो तो नोट करना चाहो तो नोट कर लो। ये 6 पॉइंट याद रहे तो आप इस पे आराम से लिख सकते हो। आगे से बस ये 6 पॉइंट आपने याद रखने, रिवाइज करते टाइम भी। So this is all about the financial distress and insolvency. Note down all these things and then we'll meet in the next video with the new concept. Bye bye.